नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर कुमार और मैं अंकुर ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे विशाल किला चित्तौड़गढ़ के बारे में। चित्तौड़गढ़ का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी में मौर्यन शासक चित्रांगदा मौर्य द्वारा करवाया गया। चित्तौड़गढ़ का निर्माण प्राचीन काल में मेवाड़ में करवाया गया। उसके बाद चित्तौड़गढ़ की राजधानी उदयपुर हुई। इन दिनों मेवाड़ राजस्थान के 5 जिलों में सरकार द्वारा बांटा जा चुका है और उन 5 जिलों का नाम है उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ 18,000 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह 700 एकड़ में फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ एक मछली के आकार का किला है। चित्तौड़गढ़ किला राजधानी नई दिल्ली से 629 किलोमीटर दूर है। इस किले के नीचे गंभीरी नदी नामक एक नदी बहती है। यह नदी पर्यटकों को बहुत पसंद है और इसके माध्यम से हम किले में प्रवेश भी करते हैं। चित्तौड़गढ़ किले में 18 बड़े मंदिर, 20 बड़े जलाशय, 4 स्मारक और 2 विजय मीनारें हैं। चित्तौड़गढ़ किले में कई महल और मंदिर हुआ करते थे, पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इनमें से ज़्यादातर नष्ट कर दिए। हालांकि कुछ आज भी अच्छी हालत में हैं। इस किले को जीत पाना इतिहास में दुश्मन के लिए अत्यंत कठिन काम हुआ करता था। बप्पा रावल ने 728 से 753 तक मेवाड़ पर शासन किया। बप्पा रावल प्रतिहार शासक नागाभाटा के साथ मिलकर अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम को भी हराया और उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को उनकी सेना के साथ भारत से बाहर निकालकर ईरान तक वापस भेजने में कामयाबी पाई। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में एक और बात यह भी कही जाती है कि चित्तौड़गढ़ पर मौर्यन शासन कर रहे थे और अरब आक्रमणकारियों ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया और मौर्यंस को हराकर चित्तौड़गढ़ को जीत लिया। जिसके बाद बप्पा रावल ने गुजारा प्रतिहार की सेना में मिलकर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और अरब आक्रमणकारियों को वापस हराकर उन्हें देश से बाहर खदेड़ दिया और चित्तौड़गढ़ को उस समय से बप्पा रावल ने संभाला। चित्तौड़गढ़ को इतिहास में चित्रकूट महादुर्ग भी कहा जाता था और मेवाड़ को मेदापाता नाम से जाना जाता था। बप्पा रावल एक गुहिला राजपूत राजा थे। 1301 में टर्किश आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। उस समय चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह हुआ करते थे। रावल रतन सिंह भी एक गोहिला राजपूत राजा थे। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में बहुत सुना था और वह रानी पद्मावती को एक बार देखना चाहता था और इसी लालसा में वह चित्तौड़गढ़ किले में घुसा और उन्होंने रावल रतन सिंह के पास यह प्रस्ताव रखा कि अगर बस एक बार उन्हें रानी पद्मावती का चेहरा देखने दिया जाए तो वह चित्तौड़गढ़ पर हमला नहीं करेगा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिसे सुनकर सभी राजपूत समूह बहुत ही गुस्सा हो गया और रावल रतन सिंह भी इस बात के लिए नहीं मानना चाहते थे। पर रानी पद्मावती
से पूछने पर राव रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की शर्त को स्वीकार कर लिया और सभी राजपूत समूह ने भी युद्ध को टालने के लिए इस शर्त को स्वीकार कर लिया और अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती महल के पास लाया गया, जिसके आसपास एक पानी की टंकी बनी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी के पास एक बड़ा आईना लाया गया और रानी पद्मावती को कहीं दूर खड़ा किया गया। रानी पद्मावती का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी को आईने में दिखाया गया। अलाउद्दीन खिलजी को जैसे ही रानी पद्मावती का चेहरा दिखा, अलाउद्दीन खिलजी के मन में लालच आ गया और उन्होंने रानी पद्मावती को हर हालत में पाने की ठान ली। जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। हमले में राव रतन सिंह की मृत्यु हो गई और अलाउद्दीन खिलजी का किले में घुसने से पहले ही रानी पद्मावती ने कई राजपूत महिलाओं के साथ जौहर कर लिया और अलाउद्दीन खिलजी को किले के अंदर कुछ नहीं मिला। अलाउद्दीन खिलजी के बाद चित्तौड़गढ़ को अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खान ने संभाला। खिजर खान ने 1311 तक चित्तौड़गढ़ को संभाला। उसके बाद सोनीग्रा प्रमुख मालदेव के दबाव डालने पर खिजर खान ने चित्तौड़गढ़ को छोड़ दिया और दिल्ली वापस चला गया। मालदेव ने 1311 से लेकर 1318 तक चित्तौड़गढ़ को संभाला और मेवाड़ को भी। इसके बाद हामिर सिंह शासनकाल में आए। हामिर सिंह ने 1318 से लेकर 1378 तक मेवाड़ पर शासन किया और मेवाड़ को फिर से एक समृद्ध राज्य बना दिया। हामिर सिंह एक कबीले से संबंधित थे और वे जिस कबीले से संबंधित थे उन्हें सिसोदिया राजपूत रहा करते थे, तो राणा हामिर सिंह को सिसोदिया राजपूत कहा गया और उनसे आगे आने वाले वंशजों को भी सिसोदिया राजपूत कहा गया, जिन्होंने भारत की आज़ादी तक चित्तौड़गढ़ किले को संभाला। राणा क्षेत्र ने 1378 से लेकर 1382 तक मेवाड़ को संभाला और समृद्ध बनाए रखा। उनके बाद उनके पुत्र राणा लाखा मेवाड़ के राणा बने। उन्होंने 1382 से लेकर 1421 तक मेवाड़ को संभाला। राणा लाखा ने अपने शासनकाल के दौरान उन मंदिरों और महलों का निर्माण करवाया जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने बर्बाद कर दिया था। राणा लाखा ने जलाशयों और झीलों का भी निर्माण करवाया और बदनौर में तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को भी हराया। उन्होंने शेखावटी के संखाला राजपूतों पर भी विजय प्राप्त की, पर 1421 में एक युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। राणा लाखा के पुत्र राणा मोकल सिंहासन पर बैठे। राणा मोकल ने 1421 से लेकर 1433 तक मेवाड़ पर शासन किया। उन्होंने अपने जीवन काल में उन किलों का निर्माण पूरा करवाया जिन्हें उनके पिता राणा लाखा ने जिनका निर्माण शुरू करवाया था। अपने 13 साल के शासनकाल में उन्होंने तुगलक के हमले को भी विफल किया। वह अपने समय के सबसे बहादुर राजा थे। उन्होंने गुजरात और नागौर पर भी विजय प्राप्त की, पर
1433 में चाचा और मेरा नाम के भाइयों ने उनकी हत्या कर दी। राणा मोकल के पुत्र राणा कुंभा 1433 में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। उन्होंने 1433 से लेकर 1468 तक मेवाड़ पर शासन किया। उनका पूरा नाम राणा कुंभकर्ण था। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान 32 किलों का निर्माण करवाया और उन्होंने 84 किलों पर राज किया और 32 किलों में से उन्होंने एक किले का नाम अपने नाम पर रखा, जिसका नाम कुंभलगढ़ किला कहा जाता है। कुंभलगढ़ किले में कई बड़े द्वार हैं, जिनका नाम राम पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़ला पोल, पैदल पोल, गणेश पोल, मुख्य द्वार और अंतिम द्वार हैं। राणा कुंभा, जिनका राज्य राजस्थान से मध्य प्रदेश तक फैल गया था, विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया। उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम पर विजय प्राप्त करने के कारण करवाया, जिनकी रणथंभौर पर आक्रमण में मृत्यु भी हो गई थी। विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचा है और सेंटीमीटर में 3720 फीट ऊंचा है। विजय स्तंभ में 9 मीनारें हैं। विजय स्तंभ को चित्तौड़गढ़ का प्रतीक भी कहा जाता है। विजय स्तंभ के ही पास राणा कुंभा पैलेस भी है। राणा कुंभा पैलेस को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बहुत ही क्षति पहुंचाई। राणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र राजकुमार उदय प्रथम ने 1468 में कर दी। उसके बाद राणा उदय प्रथम सिंहासन पर बैठे, पर राणा उदय की मृत्यु 1473 में हो गई, जिनके बाद राणा कुंभा के ही भाई राणा रायमल सिंहासन पर बैठे। राणा रायमल ने 1473 से लेकर 1508 तक मेवाड़ को संभाला। राणा रायमल के बाद राणा कुंभा का सबसे छोटा बेटा संग्राम सिंह मेवाड़ का राणा बना। संग्राम सिंह ने 1509 से लेकर 1528 तक मेवाड़ पर शासन किया और उन्होंने अपने राज्यकाल के दौरान मेवाड़ को अपने शीर्ष पर पहुंचाया और वे राजपूताने के सबसे शक्तिशाली शासक भी बन गए। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार पूर्व में थार रेगिस्तान के पास, पश्चिम में मालवा के पास, उत्तर में पंजाब और दक्षिण में नर्मदा के पास पहुंचाया। उन्होंने 1518 में खटौली की लड़ाई में लकेरी में इब्राहिम लोदी को हराया। उन्होंने यह लड़ाई अपने मित्र मेदिनी राय के साथ लड़ी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने राज्य का विस्तार चांदवार नामक भाग तक भी किया। उन्होंने अपने सहयोगी राव माणिक चंद चौहान को चांदवार दिया। राव माणिक चंद चौहान ने सांगा से वादा किया कि वे सांगा के हर संभव प्रयास करने की कोशिश करेंगे जब भी सांगा को उनकी जरूरत होगी। 1519 में धौरपुल की लड़ाई में राणा सांगा ने फिर से इब्राहिम लोदी को हराया। इस युद्ध में राणा सांगा के पास 5000 पैदल सैनिक और 10,000 घुड़सवार थे, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 10,000 पैदल सैनिक और 30,000 घुड़सवार थे। फिर भी राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया।
इस युद्ध के बाद राणा सांगा का राज्य आगरा तक फैल गया। उन्होंने मालवा और चंदेरी पर भी विजय प्राप्त की। उन्होंने मालवा के तत्कालीन सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को युद्ध में हराया और मेदिनी राय को चंदेरी संभालने के लिए दिया। मेदिनी राय ने भी सांगा का हर संभव प्रयास करने का वादा किया जब भी सांगा को जरूरत हो। पंद्रह 1520 में 50,000 की सेना के साथ ईदर की लड़ाई में राणा सांगा ने गुजरात सल्तनत को नष्ट कर दिया। उन्होंने सुल्तान मलिक हुसैन का पीछा गुजरात की तत्कालीन राजधानी अहमदाबाद तक किया और मलिक हुसैन की सारी संपत्ति जब्त कर ली। मलिक हुसैन ने राणा सांगा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद राणा सांगा ने गुजरात का यह हिस्सा अपने सहयोगियों को दे दिया। अब वह गुजरात, राजस्थान और मालवा के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा करके भारत का सबसे शक्तिशाली और सर्वोच्च शासक बन गया। लेकिन बहुत ही जल्द मुगल संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने काबुल पर कब्जा करते हुए भारत पर आक्रमण किया और उन्होंने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में हुई लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार भी दिया। पर जल्द ही बाबर ने बयाना में राणा सांगा के क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसमें बाबर के सेना की हार हुई। पर बाबर इसके बाद भी भारत में ही था। तो राणा सांगा ने बाबर को पूरी तरह से खदेड़ने के लिए दिल्ली पर कब्जा करने की ठान ली। उन्होंने 1 लाख की सेना के साथ बाबर के ठिकाने खानवा पर 17 मार्च 1527 को आक्रमण किया। पर इस युद्ध में राणा सांगा की बुरी हार हुई, क्योंकि बाबर आधुनिक हथियारों के साथ लड़ रहा था। बाबर के पास तोपें और बड़ी बड़ी बंदूकें थी, जिसके कारण राणा सांगा के सिपाही दूर से ही मारे जाते और राणा सांगा भी युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए। सांगा को किसी तरह युद्ध के मैदान से जीवित बाहर निकाला गया जब वह बेहोशी की हालत में थे। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बेतवा नदी के पास, जो कि आज के मध्य प्रदेश में है, फिर से राजपूतों की बची खुची सेना को इकट्ठा किया। लेकिन उनके एक सहयोगी को उनकी यह बात पसंद नहीं आई और उन्हें 30 जनवरी 1528 को उनके ही एक सहयोगी ने जहर दे दिया, जो कि बाबर के साथ एक और युद्ध नहीं चाहते थे। राणा सांगा के बाद ही उनके सहयोगियों ने भी बाबर के सामने समर्पण नहीं किया और अपने अंतिम श्वास तक लड़े और बाबर के साथ युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। राणा सांगा के बाद उनके पुत्र राणा रतन सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे, पर 1531 में ही उनकी एक युद्ध में मृत्यु हो गई, जिसके बाद 1532 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह जफर प्रथम ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में राणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र राजकुमार उदय द्वितीय की जान खतरे में थी। उनका तब जन्म ही हुआ था। तो राजकुमार उदय की दाई पन्ना दाई ने राजकुमार उदय
को अपने ही पुत्र से बदलकर पन्नादाई का पुत्र भी उस समय ही जन्मा था। पन्नादाई ने राजकुमार उदय द्वितीय को एक फूलों की टोकरी में रख के और अपने पुत्र को राजकुमार उदय सिंह की जगह रख के किले से सुरक्षित बाहर निकाला। पन्नादाई के पुत्र को बानवीर ने मार डाला। बानवीर राणा सांगा के भाई की नाजायज संतान था, जिसके बाद मृत राणा सांगा की पत्नी रानी रत्नावती ने कई हजारों राजपूत महिलाओं के साथ चित्तौड़गढ़ के किले में दूसरा जौहर किया। बहादुर शाह जफर के आक्रमण का असर 1535 तक रहा। 1535 में बानवीर ने मेवाड़ को संभाला। बानवीर की हत्या विक्रमादित्य ने कर दी। विक्रमादित्य राणा सांगा के छोटे पुत्र थे और बाद में विक्रमादित्य की हत्या राणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र, जिसे पन्नादाई ने बचाया था, उदय सिंह द्वितीय द्वारा कर दी गई। उदय सिंह द्वितीय ने चित्तौड़गढ़ के किले पर कब्जा कर लिया और अपने परिश्रम से चित्तौड़गढ़ को पूरी तरह से उठाने का जिम्मा संभाला। तो उदय सिंह ने 1537 से लेकर 1576 तक मेवाड़ को संभाला, जिसमें उन्होंने शेर शाह सूरी के आक्रमण को झेला। जिसके बाद उन्होंने 1567 में अकबर के आक्रमण को भी झेला। अकबर ने 20 अक्टूबर 1567 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और जिसके बाद उदय सिंह के मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी कि वे इस युद्ध में निश्चित ही हार जाएंगे और उन्हें अपने परिवार के साथ यह किला छोड़ देना चाहिए। बहुत सोचने के बाद उदय सिंह ने अपने मंत्रियों का फैसला स्वीकार किया और अपने परिवार के साथ चित्तौड़गढ़ के किले को एक गुप्त मार्ग के द्वारा छोड़ दिया और काफी दूर निकल गए। जिसके बाद जयमल और पत्ता, जो कि जिन्होंने चित्तौड़गढ़ की कमान संभाली, यह युद्ध 4 महीने तक चला, जिसमें चित्तौड़गढ़ के पास 8000 सिपाही थे और 1000 बंदूकबाज थे। लेकिन 4 महीने के युद्ध के बाद अकबर ने एक गोली चित्तौड़गढ़ पर चलाई, जिसमें जयमल की हत्या हो गई। जिसके बाद राजपूत सिपाही किले से बाहर आ गए और भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में सभी राजपूत सिपाही वीर गति को प्राप्त हो गए और अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। 20 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। राज परिवार की महिलाओं ने फिर से जौहर किया और मेवाड़ के दिग्गज महाराणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह ने भी मुगलों के साथ युद्ध जारी रखा और महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में चित्तौड़गढ़ को छोड़ के पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करवा लिया और अपनी राजधानी उदयपुर में स्थापित की। के उत्तरी दिशा में कलिका माता मंदिर नाम का मंदिर बनवाया गया। भीम द्वारा निर्मित भीमताल नामक कुंड का निर्माण भी करवाया गया। प्राचीन इतिहास में 800 के बाद कुछ बौद्ध स्तूपों का भी निर्माण करवाया गया। तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण बानवीर ने करवाया।
इस किले में एक जगह कैनन भी रखे गए थे। हालांकि आज भी कुछ कैनन देखे जा सकते हैं। चित्तौड़गढ़ में कुंभ महल के पास शाही खजाना भी रखा जाता था। कुंभा पैलेस के पास एक बहुत बड़ा पैलेस भी है जिसे फतेह प्रकाश पैलेस कहते हैं। इसे रावल रतन सिंह पैलेस भी कहते हैं। 4000 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल का निर्माण भी करवाया गया। किले के पुराने आकर्षणों में से एक मीराबाई मंदिर भी है। मीराबाई राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। राजकुमार भोजराज राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे, पर मात्र 30 से या 31 वर्ष की आयु में ही उनकी 1526 में एक युद्ध में मृत्यु हो गई। मीराबाई भगवान गोपाल की बहुत ही बड़ी आराध्य थी। वह दिन रात भगवान गोपाल की पूजा करती थी। मीराबाई का मंदिर एक भारतीय आर्य शैली में बनवाया गया। मीराबाई ने अपने जीवन में कई कविताएं और गीत भी लिखे जिनके ऊपर उन्होंने खुद हस्ताक्षर किए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपना परिवार और घर छोड़ दिया और अपना पूरा जीवन भगवान गोपाल को समर्पित किया। यह भी कहा जाता है कि वह अपने बहनोई को राक्षस मानती थी, क्योंकि उन्होंने मीराबाई को जहर भी दिया था, जिसके बाद भी मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई। जलाशय चित्तौड़गढ़ के आसपास गौमुख जलाशय भी है। गौमुख जलाशय युद्ध के समय जल का मुख्य स्रोत हुआ करता था। चित्तौड़गढ़ किले में कीर्ति स्तंभ का भी निर्माण करवाया गया। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजाजी राठौर द्वारा बाघेरवाल जैन मर्चेंट के लिए 1100 में करवाया गया। आदिनाथ के पहले जैन तीर्थंकर के लिए 72 फीट ऊंचे स्तंभ का निर्माण करवाया गया। इसकी सबसे ऊपरी मंजिल का निर्माण 1400 में करवाया गया। इस स्तंभ में 12 मंजिल हैं और इसे दिगंबर मॉन्यूमेंट भी कहते हैं। कुंभा पैलेस के पास सफेद इमारत देखी जा सकती है। इसे रानी पद्मावती पैलेस कहा जाता है। इस पैलेस को 1800 में दोबारा नवीनीकृत किया गया। इस महल का निर्माण किले के दक्षिण दिशा में किया गया। रानी पद्मावती की सुंदरता की तुलना क्लियोपेट्रा से की जाती है। पद्मावती के जीवन की कहानी और बलिदान ने चित्तौड़गढ़ के युवाओं को बहुत प्रेरित किया। इनसे आने वाली पीढ़ियां और योद्धा भी बहुत प्रेरित हुए। एक पानी की खाई इस चित्तौड़गढ़ के किले को घेरे रखती है। इसे जल महल की अवधारणा रख के बनाया गया था। चित्तौड़गढ़ में जौहर मेला भी मनाया जाता है। जौहर मेला में काफी दूर दूर से लोग आते हैं। जौहर मेला चित्तौड़गढ़ के तीनों जौहर की यादों में मनाया जाता है, जो कि चित्तौड़गढ़ किले में मनाए गए थे। मुख्य रूप से रानी पद्मावती के जौहर के कारण 2013 में फ्नोम पेन्ह की कंबोडिया में हुई एक बैठक में चित्तौड़गढ़ किले को विश्व धरोहर घोषित किया गया और चित्तौड़गढ़ के साथ ही राजस्थान के 5 और किलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जिनका नाम है आमेर किला, रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ किला, गागरोन किला और
जैसलमेर किला और साथ ही साथ चित्तौड़गढ़ के ये किले राजपूत सैन्य पहाड़ी वास्तुकला का एक बड़ा उदाहरण भी है। चित्तौड़गढ़ किले से नजदीकी रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, बिराज ए कैबिन जंक्शन रेलवे स्टेशन, बिराज कैबिन जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो कि किले से 7 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। जबकि चित्तौड़गढ़ किले से नजदीकी हवाई अड्डा उदयपुर या दबोक हवाई अड्डा है, जो कि चित्तौड़गढ़ किले से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। चित्तौड़गढ़ किले में घुसने के लिए भारतीय नागरिकों को 50 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, जबकि बच्चों को जो कि 15 साल या उससे कम के हैं उन्हें 25 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। यह किला सप्ताह में 7 दिन खुला रहता है और यह सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5:45 तक खुला रहता है। हाँ तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद।